जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस कोचिंग क्लासेस में। कैसे हो आप सब कमेंट करके बताएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का पार्ट सेल कोशिका, जो कि ANM GNM और BSc नर्सिंग के बच्चों के ये काम आएगा और जो नर्सिंग असिस्टेंट का भी कोर्स कर रहे हैं बच्चे उन लोगों के भी काम आएगा। तो देखिए, हमें आज पढ़ना है सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक, अब कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब किया था? 1665 में किया था। ठीक, आगे देखिए, अब सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेल जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि सेल से ही हमारी बॉडी बनी है और सेल से ही हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस काम करते हैं, इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब आगे देखिए, सेल बहुत सारे सेल मिल करके, एक टाइप के बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और टिश्यू बहुत सारे मिल करके क्या बनाएंगे? बॉडी पार्ट्स बनाएंगे। और अलग अलग बॉडी पार्ट्स जब कंप्लीट हो जाता है हमारे बॉडी का, तो हमारा बॉडी का एक क्या बनता है? सिस्टम, यानी एक पूरी बॉडी कंप्लीट होती है बनके। अब आगे देखिए, सेल क्या हो सकता है? लंबा भी हो सकता है, गोल या आयताकार, कुछ भी इसकी आकृति हो सकती है इन तीनों में से। इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल बाय डिटेल। अब देखिए, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, और लास्ट है न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इसको चलिए देखिए, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में वन बाय वन हम लोग इसको बाहर से अंदर की तरफ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बाहर की लेयर जो आप देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको सेल के 3 पार्ट बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था और दूसरा बताया था मैंने आपको साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। इन सबको देखेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर है, फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा आएंगे तो ये क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और थोड़ा अंदर आएंगे तो इस तरह से सेंट्रोसोम आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से डॉट डॉट के फॉर्म में होते हैं, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। यहाँ देखिए, सर्किल के अंदर इस तरह से बना रहता है, पूरा सर्किल कलर रहता है, इसको लाइसोसोम्स कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेटिकुलम है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये स्मूथ होते हैं। देखिए, जो इस तरह से नॉर्मल है इन्हें कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन्हीं के अपोजिट होता है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर देखिए रफली होते हैं, इस तरह से दाने दाने निकले रहते हैं, इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। फिर आइए, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको कहेंगे पेरोक्सिसोम कहेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे वैक्यूल कहेंगे। यहाँ पे पूरा एक लिक्विड पाया जाता है सेल के अंदर, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इन सबको ध्यान रखिएगा, मैंने 3 पार्ट बताए थे, साइटोप्लाज्म और इस क्या बताया था? इसके ऑर्गेनिल्स। तो यानी कि साइटोप्लाज्म ये लिक्विड हो गए, और ऑर्गेनिल्स यानी इसके ये सारे पार्ट जो इस लिक्विड के अंदर पाए जाते हैं, इसको ऑर्गेनिल्स कहेंगे। सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, गोल्जी वेसल्स हैं, यहाँ वेसिकल हैं, गोल्जी वेसिकल ये रहें, और गोल्जी अपरेटस ये इसके इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। क्रोमेटिन, ये जो आप देख रहे हैं अंदर बहुत सारा डॉट 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 है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो पार्ट हुआ इसे न्यूक्लियोलस कहेंगे, और ये पूरा पार्ट मिला करके आपका क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। इस तरह से आपको पूरा ये ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे 1 बाय 1 इन सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर आगे पढ़ेंगे सेल के बाद कोशिका को। देखिए बच्चे, अब आगे हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक पतली झिल्ली है जो कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है। अब इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन का? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बनती है। ये बात ध्यान रखना है, इसके निर्माण को ध्यान रखना है। और सेल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में ये क्या क्या होती है बेटा? महत्वपूर्ण होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और आगे देखिए, सेल की पारगम्यता को बनाए रखने में। अब पारगम्यता का मतलब क्या होता है? कि जो जरूरी चीज़ है सेल उसको अंदर ले ले, और जो जरूरी चीज़ नहीं है सेल उसको अंदर ना ले। इसी को क्या कहते हैं? पारगम्यता। यानी कि जरूरी चीज़ों का आदान प्रदान करना, उसको पारगम्यता कहते हैं। ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। देखिए, अभी ये सेल क्या करेगी? ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में भेज देगी। तो इस तरह से, और जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में पाएंगे उनको ये ले लेगी। तो यही क्या हो गया? उसका पारगम्यता, यानी किसी चीज़ को आपने अंदर आने देना और जाने देना ही पारगम्यता कहलाएगा, और उसका आदान प्रदान ये करती है। अब इसका काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का कार्य देखिए,
आंतरिक संरचना की सुरक्षा, यानी सेल के अंदर जो भी जरूरी चीज़ें आप इधर देख रहे हो लिखी हुई हैं, इन सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है और निश्चित आकृति प्रदान करना। अब जैसा सेल मेम्ब्रेन होगा उसी तरह का अंदर जो है कि सेल के पार्ट्स रहेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि निश्चित आकृति, जैसे सेल मैंने बनाया था सर्किल गोल देखा था आपने बनाया था, इसी तरह से सेल आयताकार भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, तो वो इसी पे डिपेंड करेगा कि कैसा सेल बनेगा, वो सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। पारगम्यता का नियंत्रण बताया मैंने ऊपर, आवागमन का नियंत्रण, यानी कि H2O2, H2O, O2 कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज का आदान प्रदान, आना जाना मेंटेन रखना। अब उसके बाद दूसरा आता है साइटोप्लाज्म। तीन पार्ट मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। देखिए ये क्या होता है, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट, ये किस में पाया जाएगा, जीवित कोशिकाओं में पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। अब देखिए मैंने एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया था सेल स्ट्रक्चर में, तो उसके चारों तरफ जो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है उससे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता और चिपचिपा पदार्थ होता है और अर्धपारगम्य होता है। ध्यान रखिएगा, अर्धपारगम्य, यहाँ पे पारगम्य बताया था, यहाँ पे अर्धपारगम्य पदार्थ होता है, ठीक। उसे क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म कहेंगे। फिर इसका निर्माण कैसे होता है साइटोप्लाज्म का, इसको भी ध्यान रखना है आपको। देखिए कैसे होता है, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में इसमें क्या होगा, जल होगा। 60 से 90% तक इसमें जल होगा, बाकी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म में देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, इसके निम्न संरचना पाई जाती हैं, यानी इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट, वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल्स। अब इन सब को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखिए चैप्टर लंबा होने की वजह से इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही रहेगा, बाकी ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। इस तरह से ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।